हेलो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मुदगल बायोलॉजी में। देखिए, आज के वीडियो में हम बात करेंगे पेरेंटल केयर इन एम्फीबियंस के बारे में। इस वीडियो में आपको बता दूं कि ये जो सीरीज चलेगी अपनी कॉर्डेटा का पेपर आता है 3rd नंबर पे। ठीक है, उसकी एक यूनिट है अडेप्टेशन के अंदर, उसमें ये टॉपिक आता है आपका पेरेंटल केयर इन एम्फीबियंस। और इसमें आता है पेरेंटल केयर इन पिसीज के अंदर भी आता है, यानी फिशेज के अंदर भी वो चीज़ें आती है हमारे सामने। आज हम एम्फीबियंस की बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में अपन पिसीज की यानी फिशेज के बारे में अपन बात कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को अपन स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आखिर हम इस वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ पेरेंटल केयर, यानी पेरेंटल केयर क्या चीज़ होती है। उसके बाद हम देखेंगे एम्फीबियंस के कुछ बेसिक फैक्ट्स के बारे में कि एम्फीबियंस के कुछ बेसिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं। फिर हम पेरेंटल केयर के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लास्ट में जाके देखेंगे कि आखिर पेरेंटल केयर की क्या ज़रूरत पड़ी या फिर उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं हमारे सामने। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ पेरेंटल केयर, कि आखिर पेरेंटल केयर है क्या। पहले मैं आपको बता दूं, एनिमल से हट के थोड़ा सा मैं आपको बेसिक लाइफ के अंदर समझा देता हूँ। सबसे पहले कि हमारे जो मदर फादर हैं, यानी हमारे जो पेरेंट्स हैं, उन्होंने हमें जन्म दिया। जन्म देने के बाद वो हमारी केयर आखिर क्यों करते हैं? वो भी हमारी केयर करते हैं कि सबसे पहले हम पैदा होते हैं, उसके बाद वो हमें खाना खिलाना सब कुछ बड़ा करते हैं, हमें पाल पोस के बड़ा करते हैं। तो आखिर ऐसा वो क्यों कर रहे हैं? वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि जो हमारी ऑफस्प्रिंग है, यानी हमारी जो संतान है, वो आगे जाके बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो जाए। यानी कि वो अपना जो रक्षण है उसे खुद कर सके, साथ ही साथ अपना जो भोजन यानी जीवन यापन है वो स्वयं से कर सके, इसलिए वो हमारी केयर कर रहे हैं। और जब तक हम इंडिपेंडेंटली नहीं हो जाते तब तक वो हमारा साथ नहीं छोड़ते। ठीक है, ये उनकी कोशिश होती है। सेम चीज़ आ जाती है एनिमल्स के बिहेवियर में भी। यानी एनिमल्स के अंदर भी जो एनिमल होते हैं, मदर फादर होते हैं, पेरेंट्स जो होते हैं, वो अपने बेबी को जन्म देते हैं, ऑफस्प्रिंग को जन्म देते हैं। उसके बाद उनकी केयर करते हैं। केयर कब तक करते हैं? जब तक कि वो बच्चा यानी उनका जो ऑफस्प्रिंग है वो इंडिपेंडेंट नहीं हो जाता। इंडिपेंडेंट की बात ये कर रहे हैं तो किस केस में बात कर रहे हैं? इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि वो अपना जो खाना है यानी भोजन है खुद ना जुटा सके, तब तक उसे नहीं छोड़ते। साथ ही साथ वो जो प्रीडेटर्स होते हैं उनसे अपनी सुरक्षा भी कर पाए, तब जाके उसे इंडिपेंडेंट कहा जाता है। तो तब तक वो इतना काबिल नहीं हो जाता, तब तक उसे अपने साथ रखते हैं वो। ठीक है, तो इसे कहते हैं पेरेंटल केयर। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखिए, लुकिंग आफ्टर द एग और द यंग्स अंटिल दे आर इंडिपेंडेंट टू डिफेंड फ्रॉम प्रेडेटर्स इज नोन एज पेरेंटल केयर। यानी कि जब जो फीमेल होती है वो है जो एग्स होते हैं उनको ले करती है, यानी सहती है उन एग को। उसके बाद वो बच्चा जब तक उन एग से इंडिपेंडेंटली ना हो जाए, साथ ही साथ वो प्रेडेटर से बचने के लिए, डिफेंड करने के लिए प्रेडेटर से ना हो जाए, तब तक उसे नहीं छोड़ते। और इस क्रिया को क्या कहा जाता है? पेरेंटल केयर कहा जाता है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। एम्फीबियंस का जो पेरेंटल केयर होता है, इसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। यानी बहुत सारे यहाँ पे तरीके हैं, मेथड्स हैं जिनके द्वारा पेरेंटल केयर दर्शाई जाती है। ऐसा किसी भी क्लास के अंदर हमें देखने को नहीं मिलता। केवल एम्फीबियन ऐसी क्लास है इसके अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कितने सारे तरीके हैं इनके पास पेरेंटल केयर को शो करने के लिए। ठीक है, चलिए, अब अपन एम्फीबियंस के कुछ बेसिक फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं कि एम्फीबियंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं एम्फीबियंस का। तो एम्फीबियंस जो है वो किंगडम एनिमेलिया के अंदर आते हैं। फाइलम इनका कॉर्डेटा होता है। ठीक है, सब फाइलम ये वर्टिब्रेटा के अंदर आते हैं और क्लास होती है इनकी एम्फीबिया। ये एक बेसिक हमने क्या देखा, इनका क्लासिफिकेशन देखा। अब अपन देखते हैं एम्फीबियंस लिव द फर्स्ट पार्ट ऑफ देयर लाइव्स इन द वाटर एंड द लास्ट पार्ट ऑन द लैंड। यानी एम्फीबियंस का मतलब है एम्फी यानी कि दो जगह पर रहने वाले, यानी ये वाटर में भी रह सकते हैं, ये लैंड पे भी रह सकते हैं। तो इनकी जो स्टार्टिंग पॉइंट होती है, यानी कि जो इनका स्टार्टिंग लाइफ की जो स्टार्टिंग होती है वो उनकी वाटर से होती है। ठीक है, और जो लास्ट में जाके जब ये बड़े हो जाते हैं तब ये कहाँ चले जाते हैं? लैंड के ऊपर चले जाते हैं। और जो हम इन्हें एम्फीबियंस क्यों कहते हैं? क्योंकि जो इनकी रिप्रोडक्शन होती है इसके लिए इन्हें पानी के ऊपर डिपेंड रहना रहता है। ठीक है, ये टोटली लैंड के ऊपर नहीं आ सकते। टोटली लैंड पे जो आए थे वो इनके बाद आए थे, यानी रेप्टाइल्स आए थे जो टोटली लैंड पे रहते थे। लेकिन एम्फीबियंस ये आखिर दो जगह क्यों रह रहे हैं? क्योंकि इनको रिप्रोडक्शन करने के लिए पानी का सहारा लेना पड़ता है, इसलिए इनको दो जगह रहना पड़ता है। ठीक है, when they hatch from their eggs they have gills so they can breathe in the water. They also have fins to help them swim just like fish. अब देखिए, जब ये एग से हैच करते हैं, यानी जब अंडा है वो पक जाता है, उसके बाद वो फूटता है, यानी हैचिंग होती है एग की। उसके उस दौरान जो इनका लार्वा होता है उसके पास गिल्स होते हैं, क्योंकि वो वाटर में निकला है। जो एग्स हैं उनका हैचिंग कहाँ हुई है? वाटर के अंदर हुई है। तो उसको ब्रीथ करने के लिए, ठीक है, रेस्पिरेशन करने के लिए उसके पास गिल्स पाए जाते हैं, जिससे कि वो पानी के अंदर आसानी से रेस्पिरेशन कर सकता है, ब्रीथिंग कर सकता है। और साथ ही साथ इनके पास पानी में जब ये रहते हैं तो इनके पास फिन्स होते हैं, जिससे कि आसानी से क्या कर सकते हैं? तैर सकते हैं, जैसे कि मछली तैरती है। ठीक है, और ये क्या होते हैं? कोल्ड ब्लडेड होते हैं। जैसे कि क्या होते हैं? फिशेज होती हैं आपकी, रेप्टाइल्स होते हैं, तो ये भी क्या होते हैं? कोल्ड ब्लडेड होते हैं। यानी कि इनका जो टेम्परेचर है, जो इनका ब्लड का टेम्परेचर रहता है, बॉडी टेम्परेचर, वो एक जैसा नहीं रहता। ठीक है, एम्फीबियंस हैव अडेप्टेड टू लिव अ नंबर ऑफ डिफरेंट हैबिटेट। यानी कि जो एम्फीबियंस होते हैं ये सब तरीके के, यानी ज़्यादातर भिन्न भिन्न प्रकार के हैबिटेट में ये लोग रह सकते हैं। जैसे कि ये आपके फॉरेस्ट में रह सकते हैं,
मीडोज में रह सकते हैं, स्वैम्स में, पॉन्ड्स में, रेन फॉरेस्ट एंड लेक्स इटीसी, यानी लगभग सभी जगह पर ये देखने को हमें मिल जाते हैं। जो एडल्ट एम्फीबियंस होते हैं वो कार्निवोर्स होते हैं और साथ ही साथ प्रीडेटर्स होते हैं। ये भोजन में भी ज़्यादातर कार्निवोर्स को ही प्रीफर करते हैं, यानी ये कार्निवोर्स ही होते हैं, ज़्यादातर मांसाहार को ये प्रीफर करते हैं। इसके अलावा जो फ्रॉग होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं एम्फीबियन, जैसे कि फ्रॉग होता है, उसकी जो जीभ होती है, टंग होती है, काफ़ी लंबी होती है, साथ ही साथ उसका जो एंड है जीभ का वो स्टिकी होता है, यानी कि वो बाहर निकलती है लेंथ के अंदर, लंबी जाती है और कोई भी कीट उसे देखता है उसको चिपका के अपने अंदर उसको वापस मुंह में ले लेती है। ठीक है, तो वो शिकार को क्या करते हैं, कैच करके खाते हैं। कुछ मेंढक वगैरह आपने देखे होंगे आसानी से। ठीक है, चलिए आगे अपन देख लेते हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में, यानी कि एम्फीबियंस को कितने क्लासेस में डिवाइड किया गया है। तो एम्फीबियंस को 3 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है। सबसे पहले होते हैं एन्यूरा, दूसरे होते हैं यूरोडेला और तीसरे होते हैं एपोडा। ठीक है, एन्यूरा के अंदर आपके मेंढक, टोड वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, यूरोडेला के अंदर यानी कि इसका मतलब होता है पूंछ वाले एम्फीबियंस, तो इसके अंदर आपके सैलामेंडर वगैरह आ जाते हैं। और एपोडा यानी कि जिनके अंदर पैर नहीं पाए जाते, यानी कि जिनके अंदर लेग्स नहीं पाए जाते, उन्हें अपन एपोडा क्लास के अंदर रखते हैं। और इसके अंदर बढ़िया एग्जाम्पल आता है आपका इक्थियोफिस। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन हमने देख लिया। आगे हम देखते हैं कि इनकी जो हम बात करें पेरेंटल केयर की, जो बेसिकली इनके 2 मेथड होते हैं पेरेंटल केयर के, जिन्हें अपन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले होता है प्रोटेक्शन बाय नेस्ट, नर्सरी एंड शेल्टर, यानी कि ये घोंसला बनाते हैं, नर्सरी तैयार करते हैं, शेल्टर यानी कि एक रक्षण वाली जगह अपना एक टेरिटरी बना लेते हैं। एक तरीका तो ये आता है इनके सामने। दूसरा मेथड आता है डायरेक्ट केयर बाय पेरेंट्स, यानी कि डायरेक्ट पेरेंट ही उनकी केयर करते हैं एग्स की, जैसे कि हमारे जो हमारे पेरेंट केयर करते हैं, सेम ऐसे ही इनके पेरेंट है वो केयर करते हैं। एक एक को हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन देख लेते हैं प्रोटेक्शन बाय नेस्ट, नर्सरी एंड शेल्टर। तो इसकी जो चीज़ें हैं, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला आता है सिलेक्शन ऑफ साइट, यानी कि जहाँ पे इनको एग ले करने होते हैं, एग अंडों को शेहना होता है, उस जगह का सबसे पहले सिलेक्शन करते हैं। जो बढ़िया जगह इन्हें प्रोटेक्टिव जगह लगेगी उस पर जाके ये अपने अंडों को ले करेगी। ठीक है, इसके बाद आता है डिफेंडिंग एग्स और टेरिटरीज, यानी कि जो एग्स होते हैं जब उसने ले कर दिया उसको, उसके बाद उनकी डिफेंडिंग करना किसी प्रीडेटर से, और उसके बाद जो टेरिटरी होती है उसको भी अपना बचा के रखना। उसके बाद आता है फोम नेस्ट। फोम नेस्ट का मतलब होता है झाग जैसा एक घोंसला ये बना लेते हैं। उसके बाद आता है मड नेस्ट, यानी कि कीचड़ के अंदर ये अपना एक हम कहें आवास तैयार कर लेते हैं, जिसे मड नेस्ट या फिर कीचड़ की तरह घोंसला भी अपन कह सकते हैं। अगला होता है ट्री नेस्ट, यानी कि ये पेड़ के ऊपर घोंसला बनाते हैं। एक एक की हम बात करेंगे आगे। देखिए, सबसे पहला पॉइंट आता है हमारे सामने सिलेक्शन ऑफ साइट, यानी कि साइट का सिलेक्शन ये किस तरीके से करते हैं। तो मैनी एम्फीबियंस ले एग्स इन प्रोटेक्टेड मॉइस्ट हैबिटेट, यानी कि जो ज़्यादातर जो एम्फीबियंस होते हैं वो मॉइस्ट हैबिटेट के अंदर अपने एग हैं उनको ले करते हैं, यानी अंडों का जब ये सेहेंगे, अंडे जब ये निकालेंगे अपनी बॉडी से बाहर, तो ज़्यादातर ये क्या देखेंगे, मॉइस्ट हैबिटेट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने देखा एम्फीबियंस का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इस तरीके से बना हुआ है कि इनको पानी की ज़रूरत पड़ती है रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, मैनी ट्रॉपिकल फ्रॉक्स एंड टोड्स ले एग ऑन द लैंड नियर वाटर, ज़्यादातर जो स्थल पर रहने वाले मेंढक हैं या फिर टोड्स हैं वो क्या करते हैं, पानी के आसपास जो ऐसी ज़मीन होती है जिसमें नमी होती है थोड़ी सी, उस नमी वाली ज़मीन के ऊपर वो अपने अंडे हैं वो ले करते हैं। ठीक है, मैनी ट्री फ्रॉग्स ले देयर एग्स ऑन लीव्स, ब्रांचेज एंड हैंगिंग ओवर वाटर, कुछ फ्रॉग ऐसे होते हैं जो कि पेड़ों पर अपना आवास बनाते हैं, यानी पेड़ों पर वो रहते हैं। अब उनकी बात आएगी कि वो अपने अंडे कहाँ पर देंगे, तो वो अपने अंडे दे देते हैं या तो पेड़ के ऊपर पत्तियाँ होती हैं उनके ऊपर अपने अंडे दे देंगे, या फिर ब्रांचेज होती हैं पेड़ की उसके ऊपर अंडे दे देते हैं। लेकिन उस पेड़ की खास बात ये होनी चाहिए कि उसके नीचे पानी होना चाहिए, यानी कि पानी के जस्ट ऊपर होना चाहिए। ये ऐसी साइट का सिलेक्शन करते हैं जो कि पेड़ ऐसा हो जिसके नीचे पानी होना चाहिए। ठीक है, इसका फ़ायदा क्या होगा कि मान के चलिए, ये आप इस डायग्राम के अंदर देखिए, ये एक पत्ती है किसी पेड़ की, इस पेड़ के नीचे मान के चलिए यहाँ पे पानी भरा हुआ है बहुत सारा। ठीक है, अब इस पेड़ के ऊपर, पत्ती के ऊपर इसने अपने अंडे दे दिए। अब क्या होगा, जैसे ही इन अंडों की हैचिंग होगी, इनसे लार्वा निकलेगा और जो लार्वा है वो स्लिप होकर पानी के अंदर चला जाएगा, और पानी के अंदर जाते ही वो अपना जो आगे की प्रोसेस है, आगे की जो उसकी लाइफ साइकिल है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से ये अपनी साइट का सिलेक्शन करते हैं, जिससे आसानी से इनकी जो रिप्रोडक्शन है, यानी आने वाली इनकी जो ऑफ स्प्रिंग है उसको बढ़िया से बढ़िया जो एटमॉस्फेयर है वो ये दे सकें। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। मैनी फ्रॉग्स डिपोजिट देयर एग्स इन द वाटर दैट एक्यूमुलेट इन एपिफाइटिक ट्रॉपिकल प्लांट फ्री फ्रॉम रीच ऑफ एक्वेटिक एग प्रेडेटर्स इन देयर माइक्रो हैबिटेट। इसका मतलब क्या होता है कि बहुत सारे जो फ्रॉग होते हैं वो क्या करते हैं, एपिफाइटिक जो प्लांट्स होते हैं, यानी कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके ऊपर भी कुछ प्लांट पाए जाते हैं, जिन्हें अपन एपिफाइटिक प्लांट्स कहते हैं, अधिपादप जिन्हें हिंदी में कहा जाता है, जैसे कि आपका आर्किड एक प्लांट होता है। ठीक है, तो उन प्लांट के ऊपर ये अपने हम कहते हैं अपना जो एग है उनको ले कर देते हैं। दूसरी बात करते हैं कि उनके ऊपर देने का क्या फ़ायदा है इनका। जैसे पानी के अंदर मान के चलिए इन्होंने अपने एग हैं उनको दिया, ठीक है, एग इन्होंने अपने सेह दिए, लेकिन उसके ऊपर कुछ प्रेडेटर्स आ सकते हैं। ठीक है, तो जो मेन प्लांट है उसके ऊपर प्रेडेटर आएंगे, और
तो वहाँ से इनके अंडों को कुछ नुकसान हो सकता है। तो ये क्या करते हैं, जो अधिपादप होते हैं यानी जो एपिफाइटिक प्लांट होते हैं उनके ऊपर ये अंडे अपने देते हैं, जिससे कि इनके अंडे सुरक्षित रह सकते हैं जो एक्वेटिक एक्विडेटर्स होते हैं उनसे। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा यहाँ पर क्लियर हो गया कि ये किस तरीके से एक साइट का सिलेक्शन करते हैं, जो कि पहले तो वो नमी वाला स्थान होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, यदि किसी पेड़ पर दे रहे हैं अपने अंडे दे रहे हैं तो फिर वो पेड़ कैसा होना चाहिए, पानी के ऊपर होना चाहिए, जिससे कि लार्वा आसानी से पानी के अंदर जा सके। अगला आता है डिफेंडिंग एग और टेरिटरीज, यानी कि अपने जो अंडे हैं उनकी रक्षा करते हैं, अपनी टेरिटरीज की रक्षा करते हैं। देखिए, मेल्स ऑफ ग्रीन फ्रॉग राना स्पीसीज, राना टिग्रीना हम सब जानते हैं, इंडियन जो मेंढक होता है, फ्रॉग होता है, एंड अदर स्पीसीज मेंटेन देयर टेरिटरीज एंड ऑफन अटैक अदर टेरिटरी टू डिफेंड देयर एग। यानी कि ये जो राना स्पीसीज होती है इसके मेंढक क्या करते हैं, अपनी टेरिटरी को डिफेंड करते हैं दूसरों से, और अपने अंडों की भी क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं। ये आप इस डायग्राम के अंदर आसानी से देख सकते हैं। आगे देखिए, मेल्स एंड फीमेल्स गार्ड देयर एग्स इवनली इन मेनोफायरिनी रोबस्टा। ठीक है, मेंटोफायरिनी रोबस्टा, यानी जो मेंटोफायरिनी रोबस्टा एक स्पीसीज है उसके अंदर मेल और फीमेल दोनों ही इवनली जो एग होते हैं उनको गाइड करते हैं, यानी उनको एक दूसरे के साथ मिलकर उनकी सुरक्षा करते हैं। द मेल एक्चुअली सिट्स ओवर एंड होल्ड्स विद देयर हैंड, यानी अंडों के ऊपर वो लोग बैठ जाते हैं दोनों मेंढक, और साथ ही साथ उन अंडों की सुरक्षा करते हैं हाथों से। आप इस पिक्चर के अंदर क्लियरली देख पा रहे हैं। Some tree frogs lay eggs above water and sit beside them or rest over them. Removal of guardian may result in desiccation or death of eggs. यानी कि कुछ ट्री फ्रॉग ऐसे होते हैं जो कि अंडे के ऊपर बैठ जाते हैं या उसके साइड में बैठ जाते हैं। ठीक है, यदि कई बार ऐसा देखा गया है कि यदि वहाँ से उन गार्जियंस को हटा दिया जाए, यानी उस मेंढक को जो उसके ऊपर रक्षा कर उसको हटा दिया जाए, तो या तो जो अंडे हैं या फिर हम कहते हैं जो उन्होंने अंडे दिए हैं वो या तो सूख जाएंगे, या फिर उनकी जो अंडे हैं उनकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो इस तरीके से दूसरा पॉइंट भी हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया। चलिए आगे अपन देख लेते हैं फॉर्म नेस्ट, यानी एक तरीके से झाग जैसा घोंसला। आप इस पिक्चर के अंदर आसानी से क्लियरली देख पा रहे होंगे। इन जापानीज ट्री फ्रॉग रैंकोफोरस स्किलेगिली, ठीक है, ये एक प्रजाति है मेंढक की, जापानीज ये ट्री फ्रॉग है। ये क्या करता है, द मेटिंग कपल डिग होल और टनल इनटू विच एग्स आर लेफ्ट इनटू अ फ्रोथी मास टू अवॉइड डेसिकेशन। इसका मतलब क्या समझिए कि इस जो प्रजाति का मेंढक होता है ये एक होल बना लेता है, एक टनल बना लेते हैं मेटिंग के दौरान, और वहाँ पे ये क्या करते हैं, एक फ्रूटी मास जैसा कुछ सिक्रेट करते हैं, जिससे कि जो अंडे होते हैं वो सूखने से बच जाते हैं। डेसिसिएशन का मतलब होता है सूखना, किसी भी चीज़ का खराब हो जाना, तो वहाँ से बचाने के लिए फ्रूटी मास जैसा कुछ सिक्रेट करते हैं, वहाँ पे छोड़ जाते हैं, जिससे कि वो जो अंडे हैं वो सूखते नहीं हैं। ठीक है, ड्यूरिंग रेन द टेडपोल आर वॉश्ड डाउन द स्लोपिंग टनल इनटू द पोंड फॉर फर्दर डेवलपमेंट। यानी जैसे मान के चलिए ये इन्होंने टनल बनाया या इन्होंने होल बनाया, इसके अंदर इन्होंने ये वाइटिश मटेरियल छोड़ दिया जिससे कि अंडे सूखे नहीं, अंडे इन्होंने दे दिए। अब जैसे ही यहाँ पर बारिश आएगी तो ये मिट्टी मान के चलिए यहाँ ऊपर से हट जाएगी, तो ये यहाँ से स्लिप होकर यहाँ पर चला जाएंगे पानी के अंदर, और आगे जो इनकी प्रोसेस होगी, आगे जो इनका डेवलपमेंट होगा, फर्दर डेवलपमेंट के लिए आगे चले जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से क्या होता है, कुछ सेवरल ट्रॉपिकल फ्रॉग्स होते हैं जो ज़मीन पर रहने वाले जो फ्रॉग्स होते हैं, नोन एज फोम नेस्टर्स, यानी कि झाग जैसा घोंसला ये बनाते हैं। ऑल्सो बिल्ड अ नेस्ट ऑफ बबल, ये झाग का घोंसला बनाते हैं। द मदर एक्सड्यूज अ फ्लोट एंड बीट्स इट विद हर हैंडलिंग लेग्स। इसके अंदर क्या होता है कि जो माता होती है उसके जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वहाँ से एक सिक्रेशन निकलता है, फ्लूइड जैसा सिक्रेट निकलता है, और उसे अपने पैरों से वो बना देती है, एक जाली जैसा बना देती है, एक झाग जैसी, आप समझिए डायग्राम में जैसा आप देख पा रहे हैं, ऐसी एक संरचना बना देती है, जिसके अंदर वो क्या करती है, एग्स को ले करती है। ठीक है, और बाद में फिर वो दोनों करके उन एग को फर्टिलाइज कर देते हैं, मेल और फीमेल दोनों आपस में आके। ठीक है, आफ्टर हैचिंग द नेस्ट डिसइंटीग्रेटेड एंड द यंग ड्रॉप्स इनटू द वाटर बिलो। जैसे ही इनकी जो एग हैं वो मैच्योर हो जाते हैं, जब उनकी हैचिंग होने वाली होती है, तो जो नेस्ट होता है, ये झाग जैसा जो घोंसला इन्होंने बनाया है, ये डिसइंटीग्रेटेड हो जाता है, और साथ ही साथ जो लार्वा बनने वाले होते हैं वो पानी के अंदर चले जाते हैं। तो फोम नेस्ट का मतलब यहाँ पे सिंपल मैं आपको बता दूँ कि झाग जैसा कुछ बनाया जाएगा, घोंसला बनाया जाएगा, वहाँ के अंदर उनको जो उसके लार्वा बन रहे हैं या उसके जो एग्स बन रहे हैं वो आसानी से पानी के अंदर वहाँ से वो आ सकते हैं, जब उसको डेवलपमेंट उसका पूरा हो जाएगा। ठीक है, आगे अपन देखते हैं मड नेस्ट। मड का मतलब हम समझ रहे हैं कीचड़, यानी दलदल वाले स्थानों पर भी ये अपने अंडे देते हैं। कुछ मेंढक हमें ऐसे भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि ब्राज़ीलियन ट्री फ्रॉग होता है, हाइला स्पीसीज के। ये क्या करते हैं, द मेल डिग्स अ लिटिल होल और नर्सरी इन मड इन विच फीमेल्स ले देयर एग्स। ठीक है, यानी कि ये मिट्टी के अंदर, कीचड़ के अंदर एक होल बना लेते हैं, जहाँ पर आकर जो फीमेल होती है वो अपने एग को देती है। टेडपोल्स हैच विद एन रिलेटिवली सेफर बैरियर एंड डेवलप अंटिल दे आर
लार्ज इनफ। यहाँ पर क्या होता है, इस डायग्राम के अंदर आप देखिए, जैसे ये फीमेल है, इस मेल ने आके सबसे पहले यहाँ पे एक बोरो बना दिया, यानी कि होल बना दिया कंप्लीट सा। यहाँ पर आके ये फीमेल आई, फीमेल ने अपने अंडे यहाँ पर दे दिए। देने के बाद क्या होगा कि एक सेफ बैरियर बन गया यहाँ पर, किसके लिए, टैडपोल के लिए। कब तक, जब तक कि वो अपना डेवलपमेंट है उसे कंप्लीट ना कर ले, ठीक है, उसने बराबर ना हो जाए, जब तक उसको हैचिंग के लेवल का वो ना हो जाए तब तक के लिए। तो मिट्टी के अंदर जो घोंसला बनाया जाता है उसे अपन मड नेस्ट कह देते हैं। ऐसे ही हम बात करते हैं ट्री नेस्ट के बारे में। साउथ अमेरिकन फाइलोमेड्यूसा, ठीक है, फाइलोमेड्यूसा स्पीसीज है, ये क्या करती है, ले एग्स इन फोल्डेड लीफ नेस्ट विद मार्जिन ग्लूड टुगेदर बाई क्लोइकल सिक्रेशन। यानी इनकी जो क्लोइका वाला पोर्शन होता है वहाँ से एक सिक्रेशन निकलता है ग्लू जैसा, उसके अंदर ये क्या करते हैं, पत्तियों को आपस में चिपका देते हैं और चिपकाने के बाद एक फोल्डेड लीफ का नेस्ट बना लेते हैं। इस डायग्राम के अंदर आप देखिए, फोल्ड करके लीव्स का एक नेस्ट घोंसला जैसा बना लिया, यहाँ पर आकर के अपने अंडों को देगी और अंडे देने के बाद वहाँ से टैडपोल निकल जाएगा और टैडपोल निकलने के बाद स्विम करके टैडपोल सीधा वाटर के अंदर चला जाएगा। जैसे ही उसकी एग क्या हो जाएगी, हैचिंग कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक हमने क्या देखा था, अब तक सारे जितने भी नेस्ट थे, यानी कि एक सबसे पहले एक स्थान बनाया जाएगा, पर्टिकुलर एक स्थान बनाया जाएगा, उस स्थान पर आकर जो फीमेल है वो अपने अंडे देगी, अंडे देने के बाद वो वहाँ से चली जाएगी और उसको अपने हाल पे छोड़ दिया जाएगा। जैसे ही अंडों का जो डेवलपमेंट है पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, अंडों की हैचिंग हो जाएगी, हैचिंग होने के बाद लार्वा अपने हिसाब से पानी के अंदर चला जाएगा, ठीक है। आगे जो आएगा हमारा डायरेक्ट केयरिंग बाय पेरेंट्स, यानी पेरेंट्स के द्वारा डायरेक्ट किस तरीके से केयर किया जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कॉइलिंग अराउंड एग्स, यानी एग्स के अराउंड एक कॉइलिंग बना लेगी, एक खुद एनिमल, खुद फीमेल ऐसा करेगी। अगला होता है ट्रांसफरिंग टैडपोल टू द वाटर, ठीक है, टैडपोल को वाटर के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। एग्स ग्लू टू द बॉडी, एग्स को अपनी बॉडी के ऊपर चिपका लिया जाएगा ग्लू के द्वारा, ग्लू जैसा एक सब्सटेंस निकलेगा उसके द्वारा। एग्स इन बैक पाउच, बैक के अंदर ये पीठ के ऊपर एक ऐसा पाउच जैसे स्ट्रक्चर बना ली जाएगी जिसके अंदर एग्स को ले किया जाएगा। ऑर्गन्स एज ब्रूडिंग पाउच, ठीक है, हमारे यानी जो मेंढक होते हैं इनकी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं उनको एज अ ब्रूडिंग पाउच के रूप में यूज़ किया जाएगा। और एक होता है बेबी पेरेट, यानी डायरेक्ट बच्चों को ही जन्म दिया जाता है बजाय किसके, एग्स के, ठीक है। एक एक को हम देखिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आता है हमारे सामने कॉइलिंग अराउंड एग्स, यानी एग्स के अराउंड एक कॉइलिंग कर ली जाएगी, यानी गोल घुमाव जैसा बना लिया जाएगा। ये आप डायग्राम के अंदर देखते रहिए, मैं आपको समझाता हूँ। इन कॉन्गो ईल, एम्प्यूमा एंड सर्टेन सेसिलियंस लाइक इक्थियोपस स्पीसीज, यानी कि एक कॉन्गो ईल होती है, इसके अलावा इक्थियोपस जो एनिमल है हमने देखा था एपोडा के अंदर वो आता है। ये क्या करती है, फीमेल ले लार्ज एग्स इन बोरो ऑफ डम सॉइल एंड केयरफुली गार्ड्स देम बाय कॉलिंग अराउंड देम अंटिल दे हैच, यानी कि इस स्पीसीज़ के अंदर, इक्थियोफिस स्पीसीज़ के अंदर के जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एग्स को सबसे पहले ले करती हैं, ले करने के बाद खुद ही उसके चारों तरफ घेरा बना लेती है, गोल गोल घेरा बना लेती है, ताकि कोई भी प्रॉब्लम आए तो सबसे पहले उसको अटैक करे, ना कि उसके अंडे वहाँ से खराब हो सके या उनको कोई नुकसान पहुँच सके। यानी अंडों की वो एक तरीके से सुरक्षा कर रही है, गार्ड कर रही है उनको, ठीक है। और कब तक ऐसा करेगी, जब तक उन अंडों से लार्वा नहीं निकल जाते। पहले वाले पार्ट के अंदर हमने क्या देखा था कि लार्वा को अपने हाल पे छोड़ दिया गया था, उसको एक तरीके से हम कह रहे हैं कि मदर या फादर दोनों मिलके जब तक वो हैचिंग नहीं हो रही तब तक उसका केयर नहीं कर रहे थे, बस उन्होंने अंडे दिए, वहाँ से वो निकल गए थे। लेकिन यहाँ इनको तब तक केयर किया जाएगा जब तक कि अंडों से हैचिंग होकर लार्वा ना बन जाए, ठीक है, या फिर एनिमल्स जो भी बनने वाला है वो ना बन जाए, तब तक इनका जो है वो किया जाएगा, इनकी केयरिंग की जाएगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है हमारे सामने ट्रांसफरिंग टैडपोल टू द वाटर, यानी टैडपोल को लेके ट्रांसफर कर दिया जाएगा वाटर के अंदर। देखिए, सम स्पीसीज ऑफ स्मॉल फ्रॉग फ्रॉम ट्रॉपिकल अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका डिपोजिट देयर एग ऑन द ग्राउंड, द टैडपोल हैचिंग आउट attach themselves to the back of the one of parent with their sucker like mouth and transferred into the water। इसके अंदर क्या होता है, देखिए, डेंड्रोबेट्स एक स्पीसीज है, उसके मेंढक बहुत छोटे होते हैं साइज में, आप इस डायग्राम के अंदर आसानी से देख पा रहे हैं। ये क्या करेगा, सबसे पहले एग्स को ले करेगा, ठीक है, उसके बाद उसका वेट किया जाएगा कि कब इनसे लार्वा बने, और जैसे ही लार्वा बनेंगे उस लार्वा को अपनी पीठ के ऊपर रखेगा। ये काम फीमेल भी कर सकती है और या फिर मेल भी कर सकता है, यानी मदर भी कर सकती है, फादर भी कर सकता है। ज़्यादातर इसके अंदर फीमेल का काम होता है, ठीक है। फीमेल क्या करती है, अपने पीठ के ऊपर उनको रखती है। अब रखने का काम क्या करता है कि जो लार्वा होता है, ठीक है, उस लार्वा के मुंह में शक्कर पाए जाते हैं, तो उनसे वो क्या करता है, अटैच कर जाता है अपनी मदर की पीठ के ऊपर, और उनको लेके फिर पानी तक छोड़ के आया जाता है, यानी उनको ट्रांसफ़र किया जाता है कहाँ तक, पानी के अंदर। ये सारा काम कौन करती है, मदर करती है। तो इस पार्ट के अंदर हमने ये देखा। आगे देखिए, एग्स ग्लू टू द बॉडी, एग्स को ग्लू कर दिया जाएगा किसके ऊपर, बॉडी के ऊपर चिपका लिया जाएगा, पीठ के ऊपर चिपका लिया जाएगा। देखिए, मैनी एम्फीबियंस इंस्टेड ऑफ रिमेनिंग विद एग्स कैरी द एग्स ग्लू टू द बॉडी, सच एज इन डस्की सैलामेंडर द फीमेल कैरीज द एग अराउंड देयर नेक अंटिल दे हैच। इन यूरोपियन मिडवाइफ टोड द मेल रैप्स द एग अराउंड इट्स लेग्स। देखिए,
ज़्यादातर ये जो केस है ये सैलामेंडर जो फीमेल होती है उसके अंदर देखा जाता है। यहाँ पे क्या किया जाता है, जैसे ही अंडों को दिया, ले किए एग्स को, उसके बाद उन एग्स को लेके अपनी जो फीमेल सैलामेंडर होती है वो अपनी पीठ पर रख लेती है, ठीक है। रखने के बाद अपने नेक के आसपास रख लेती है और कब तक रख के रखती है, जब तक कि उनसे बच्चे ना निकलने लग जाए, यानी उन जो एग्स हैं उनकी हैचिंग ना हो जाए। इसके अलावा एक होता है यूरोपियन मिडवाइफ टोड। ये क्या करता है, उन्हीं अंडों को लेके, यानी इसके जो अंडे हैं फीमेल्स, उन अंडों को लेके, या ये फीमेल भी हो सकती है, उन अंडों को लेके अपने पैरों के पास, पीठ के ऊपर पैरों के पास उनको रख लेती है। कब तक, जब तक कि उनसे हैचिंग ना हो जाए, ठीक है। यानी एक तरीके से इसके अंदर एग्स को अपनी बॉडी के ऊपर चिपका लिया जाता है, ग्लू कर लिया जाता है अपनी बॉडी के अंदर, ठीक है। आगे होता है एग्स इन बैक पाउचेस in one group of tree frog called marsupial frog or toads. The female carries the eggs on her back either in an open oval depression or in a closed pouch or individual pocket. इसके अंदर क्या किया जाएगा कि सबसे पहले अपनी बॉडी के ऊपर एक हम कह सकते हैं ओपन डिप्रेशन इन गड्ढा बनाया जाएगा या फिर एक क्लोज्ड पाउच बनाया जाएगा, उसके अंदर उन एग को रखा जाएगा, ठीक है। फीमेल ये काम करती है और ये काम कहाँ किया जाएगा, अपनी पीठ के ऊपर किया जाएगा। मार्सुपियल फ्रॉग भी हम कह सकते हैं। और मार्सुपियल्स क्या होते हैं, जैसे कंगारू होता है हमारे सामने, वो एक ब्रॉड पाउच बना देता है, ठीक है, अपनी पेट के ऊपर एक पाउच बना देता है जिसके अंदर उसका जो बेबी है वो बड़ा होता रहता है, यानी उसका डेवलपमेंट चलता रहता है। सेम ऐसा ही ये काम करते हैं जो फ्रॉग होते हैं, मार्सुपियल फ्रॉग, इन्हें इसीलिए बोला जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये अपनी पीठ के ऊपर ऐसा पाउच बना लेते हैं जिसके अंदर ये अपने एग्स को कैरी करते हैं, और ये कैरी कब तक करके रखते हैं, जब तक कि उनसे हैचिंग होकर नया टोड्स है या फिर कोई भी जो एनिमल यहाँ से बनने वाला है वो ना बन जाए, ठीक है। पाइपा स्पीसीज है विद देयर एग्स, कुछ इस तरीके से वो अपनी पीठ के ऊपर उन्हें रख के चलता है, ठीक है। चलिए, ऑर्गन एज अ ब्रूडिंग पाउच। कई स्पीसीज ऐसे होती हैं हमारे सामने। सम एम्फीबियंस यूज देयर ऑर्गन एज अ ब्रूडिंग पाउच सच एज साउथ अमेरिकन ड्रोन फ्रॉग डार्विन फ्रॉग यूज देयर बोकल सेक्स एज ब्रूडिंग पाउच। देखिए, साउथ अमेरिका के अंदर एक डार्विन फ्रॉग होते हैं। अब वोकल सेक्स को एज जो उसके वोकल सेक्स होते हैं उनको ब्रूडिंग पाउच की तरह यूज़ करते हैं। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो वोकल सेक्स होते हैं वो मेल के अंदर होते हैं, ठीक है। फीमेल्स के अंदर ऐसा कोई भी ऑर्गन नहीं पाया जाता, तो ये उनको ब्रूडिंग पाउच के रूप में यूज़ करते हैं। यानी एग जो फीमेल ने ले किए उनको अपने मुंह के अंदर रख लेगा और वोकल सेक्स के अंदर उन्हें रख के ब्रूडिंग पाउच के रूप में उन्हें रख के, और रखने के बाद उनका डेवलपमेंट होने तक उसको रखे रखेगा। जैसे ही वो बच्चा वहाँ से निकल जाएगा, उन जो एग्स हैं उनकी हैचिंग हो जाएगी, लार्वा वहाँ से बनेगा, लार्वा का डेवलपमेंट होगा, उसके बाद मुंह से वो बाहर आने लग जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही एक स्पीसीज है रियोबैट्रिकस साइलस। ये क्या करता है, इसकी फीमेल क्या करती है, गैस्ट्रिक इंक्यूबेशन इसके अंदर देखने को मिलता है, यानी कि ये ब्रॉडिंग पाउच के रूप में अपना जो स्टमक ऑर्गन है उसको यूज़ करती है, ठीक है। फीमेल कीप देयर एग्स इनटू द स्टमक, यानी ये अपने पेट के अंदर उन एग्स को रखती है, और कब तक रखती है, जब तक कि उनसे हैचिंग ना हो जाए, उनसे जो ऑर्गेनिज्म जो बनने वाला है वो ना बन जाए। तो यहाँ पर ब्रीडिंग पाउच के रूप में एक ऑर्गन को ही जो एनिमल्स हैं वो यूज़ करने लग जाते हैं। जैसे डार्विन फ्रॉग के अंदर उसने वोकल सेक्स को यूज़ किया, साथ ही साथ जो ये स्पीसीज है इसने क्या किया, अपने स्टमक को ब्रीडिंग पाउच के रूप में यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। आगे हम बढ़ते हैं बेबी पैरिटी, यानी डायरेक्ट बच्चों को ही जन्म दिया जाता है। सम एन्यूरेंस आर ओवोविविपेरस, दे रिटेन एग्स इन देयर ओविडक्ट एंड फीमेल गिव बर्थ टू लिविंग एग। यानी ये क्या करते हैं, जो इनके एग्स होते हैं उनको ओविडक्ट के अंदर ही रख के रखती है, ठीक है। और फीमेल डायरेक्ट लिविंग यंग्स को ही जन्म देती है, यानी दिए तो उसने अंडे थे लेकिन उस अंडे को अपने ओविडक्ट के अंदर ही रखा, और कब तक रखा, जब तक कि वहाँ से क्या ना निकलने, जो हैचिंग हो गई, हैचिंग होने के बाद लार्वा बना, लार्वा के बाद जो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, यंग वंस बन जाएगा, उसके बाद उसे जन्म दे दिया जाएगा, बर्थ उसे दे दिया जाएगा, ठीक है। जैसे इसके एग्जाम्पल की बात करें तो अफ्रीकन टोड होता है नेक्टो फेरिनोइड्स, ठीक है। ये क्या करता है, बेबी पेरिटी शो करता है, यानी बच्चों को डायरेक्ट जन्म देता है। अब अपन बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ पेरेंटल केयर की, क्या पेरेंटल केयर की क्या जरूरत पड़ी, क्या इसके फायदे हैं। इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ यंग वंस, यानी कि ये हेल्प करता है, यानी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी यंग वंस के सर्वाइवल के लिए। यदि उसको जन्म ही ना मिले, मान के चलिए किसी फीमेल ने एग्स को ले किया, ठीक है, और वहाँ पर कोई प्रीडेटर आ गया और उसने उस अंडों को नष्ट कर दिया, तो फिर क्या यंग वंस जो भी उससे बनने वाले हैं वो सर्वाइवल कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो किसी भी यंग वंस के सर्वाइवल के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसकी पेरेंटल केयर की जाए, जब तक कि वो एक बड़ा यानी इंडिपेंडेंट ना बन जाए। इसके बाद अगला पॉइंट आता है इम्प्रूव ऑफ स्प्रिंग क्वालिटी इन अ वे दैट लीड्स टू इंक्रीज्ड ऑफ स्प्रिंग सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन इन द फ्यूचर व्हेन पेरेंट आर नो लॉन्गर एसोसिएटेड विद ऑफ स्प्रिंग। इसका मतलब क्या होता है कि ऑफ स्प्रिंग जो क्वालिटी होती है उसको इम्प्रूव करने के लिए, अब यहाँ पर किस वे में ये बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ऑफ स्प्रिंग का सर्वाइवल बढ़ जाए, ठीक है, सर्वाइवल वो आसानी से सर्वाइव कर सके, साथ ही साथ वो रिप्रोडक्शन कर सके फ्यूचर में। कब, जब उसके पेरेंट्स उसके साथ ना रहें, यानी कि एक तरीके से उसको इंडिपेंडेंटली छोड़ दिया जाए कि जब उसके पेरेंट्स उसके साथ नहीं है तब भी वो काम कर रहा है, वो रिप्रोड्यूस कर रहा है, वो अपना भोजन खुद से पा रहा है और सारे काम वो खुद से कर पा रहा है। इसलिए क्या इम्प्रूवमेंट क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पर पेरेंटल केयर इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। साथ ही साथ क्या होता है, डायरेक्टली इंक्रीज ऑफ स्प्रिंग रिप्रोडक्टिव सक्सेस व्हेन पेरेंट्स एंड ऑफ स्प्रिंग
रिमेन एसोसिएट इनटू एडल्टहुड, यानी कि ये ऑफ स्प्रिंग की जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती है या फिर हम कहें जो रिप्रोडक्टिव सक्सेस होती है उसको इंक्रीज करने में काम करता है। कौन? पेरेंटल केयर, ये हेल्प करता है। तो ठीक, ये कुछ बेनिफिट्स थे जो हमने पेरेंटल केयर के बारे में पढ़े और ये एम्फीबियंस के बारे में हमने पढ़ा है। आगे की वीडियोज़ में हम पिसीज के बारे में या फिर फिशेज़ के बारे में हम पेरेंटल केयर देखेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच जो आप वीडियो में यहाँ तक बने रहे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।